देश की बहस यानी देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो में मैं दीपक चौरसिया आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश का इकलौता डिबेट शो है जिसके अंदर हम अपने दर्शकों को उनके घरों से बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ उनको जोड़ते हैं, उनकी बहस करवाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देश के सामने रखते हैं और उन्हीं के द्वारा चुने गए मुद्दों के आधार पर देश की बहस को करते हैं। हम 3 सवाल देते हैं और 3 सवालों में से एक सवाल को आप चुनते हैं कि आप किस मुद्दे पर बहस को देखना चाहते हैं। आज का मुद्दा भी कोरोना ही है और इसीलिए हमने आज जो सवाल पूछा था उसको ग्राफिक्स के जरिए हम देख लेते हैं। ग्राफिक्स में हमने 3 सवाल आपसे पूछे थे, एक बंगाल की हिंसा पर था, एक दूसरा कोरोना के ऊपर था और जो तीसरा सवाल था वो था भारत का रुख भाप यूएन ने पाकिस्तान को कैसे दिखाया आईना। लेकिन 72% लोगों ने बोला है कोरोना का दम कब निकलेगा या आएगी तीसरी लहर। प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि कोरोना की तीसरी लहर जरूर आएगी। सवाल यह है कि क्या सही रणनीति के साथ कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकता है, क्या तीसरी लहर को नियंत्रित किया जा सकता है। आज इसी मुद्दे पर होगा डिस्कशन। सवाल यहां पर यह भी है कि ऑक्सीजन को लेकर लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। दिल्ली आज कह रही है कि उसके ऑक्सीजन की कमी पूरी हो गई, लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन का संकट पूरे देश में छाया क्यों? क्या इसके लिए पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या दूसरी लहर को देखते हुए केंद्र और राज्य दोनों केयरलेस हो गए थे, या ये कहें कि केंद्र और राज्य ने दूसरी लहर के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई तैयारी की ही नहीं? पहले जब कोरोना आया था तब हमने देखा था कि किस तरह से तत्परता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन लगाया था। लॉकडाउन लंबा चला था और उसके चलते कोरोना की पहली लहर का उतना असर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोरोना को हम जानते थे, ना हमारे पास बेड्स थे, ना हमारे पास लैब्स थे जो कोरोना की टेस्टिंग कर सके। लेकिन इन सब तैयारियों के बावजूद दूसरी लहर में हम आखिरकार सरेंडर क्यों हो गए कोरोना के सामने? और अब तीसरी लहर को आने की बात की जा रही है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन आज देख लेते हैं दिन भर सुप्रीम कोर्ट और पूरे देश में कोरोना को लेकर क्या क्या हुआ। देश भर में अभी कोरोना की दूसरी लहर से ही 2-4 होना पड़ रहा है, लेकिन अब तीसरी लहर के आने की जानकारी भी वैज्ञानिक दे रहे हैं। इस बीच तीसरी लहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से पूछा है कि उनकी तैयारी क्या है, जबकि सुनवाई में केंद्र ने अपना पक्ष रखते हुए कोरोना को काबू करने के लिए हो रहे प्रयासों पर कोर्ट को अवगत कराया। 1 मई से हम देखें तो डेली न्यू रिकवरी वर्सेस डेली न्यू केसेस में कुछ वृद्धि नोट की गई है, जो कि 75% अगर 1 मई को थी तो वह बढ़कर अब 89% रिकवरी हो चुकी है और जो हमारे लिए एक पॉजिटिव विषय है। इस बीच कोरोना केस में मामूली कमी आने के पिछले 3 दिनों के बाद एक दिन में अब 4.25 लाख नए संक्रमण के केस सामने आए हैं। दूसरी ओर केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आगाह किया है कि देश को अगली लहर के लिए भी तैयार रहना होगा। Where does SARS coronavirus 2 go from here? A phase 3 is inevitable, given the high levels of circulating virus. But it's not clear on what time scale this phase 3 will occur. Hopefully, incrementally, but we should prepare for new waves. हालांकि महामारी को मात देने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के साथ साथ अब भारतीय सेना भी इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ हमला बोल चुकी है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं। ऑक्सीजन की देश भर में सप्लाई से लेकर सेना ने अपने अस्पतालों तक को आम जनता के लिए खोल दिया है ताकि देश के एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बीच कई जगह वैक्सीन के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की चुनौती भी सामने खड़ी है। दरअसल बच्चों की टीकाकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से चिंता जताते हुए वैक्सीन पर काम करने की सलाह दी है। हम काफी हद तक एक थर्ड वेव के लिए तैयार हैं। अगर थर्ड वेव आती है तो शायद हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम थर्ड वेव के आने पे भी उससे लड़ने के लिए, जूझने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हमारे पास ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में भंडार है, हमारे पास दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में आ गई हैं और उनका प्रोडक्शन आगे थर्ड वेव में, जैसे सेकेंड वेव से हमने सीखा कि हमें कितनी दवाइयों की आवश्यकता है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता और पड़ सकती है, तो हम थर्ड वेव की प्रिपरेशन के लिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद सितंबर में और अक्टूबर में आए, तो हम उसके लिए काफ़ी हद तक मुझे लगता है तैयार हैं। जानकारों के मुताबिक अभी तो दूसरी लहर का पीक आना बाकी है, जबकि जगह जगह ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। जब तक ये कोरोना की सेकेंड वेव
कम नहीं हो जाती। हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ये समझना भी चुनौतीपूर्ण हो गया है कि आखिर कोरोना के पीक की तारीख क्या माने। देश की बहस में चर्चा है कि कोरोना जैसे छुपे हुए दुश्मन को खत्म करना है तो तीसरी लहर के आने से पहले ही इसका फन कुचलना होगा, यानी व्यवस्था इतनी मजबूत हो जितना भारतीय सेना और डॉक्टरों के कोरोना के खिलाफ इरादे हैं। तो सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से हम कब निजात पा पाएंगे? सवाल ये भी है क्या तीसरी लहर को रोका जा सकता है? क्या तीसरी लहर के लिए हम तैयार हैं? सवाल ये भी है कि कोरोना का दूसरी लहर का पीक कब आएगा, क्योंकि अभी पीक दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। पिछले 3 दिनों में मरीज कम हुए थे, लेकिन आज जब मरीज 4 लाख से ऊपर आए तो सबके माथे पर बल पड़ गए। सबको लग रहा था कि कोरोना का पीक आकर अब जाने वाला है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना का पीक फिलहाल नहीं आया है। इसीलिए हम सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं जो बेहद गंभीर है, बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कोरोना की तीसरी लहर को सही रणनीति से रोका जा सकता है? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। क्या केंद्र और राज्य सरकारों से कोई बड़ी भारी गलती हुई है? क्या केंद्र और राज्य सरकार केयरलेस हो गए, लापरवाह हो गए? कोरोना की पहली लहर पर को ठीक से निपटने के बाद क्या राज्यों ने इसके लिए तैयारी नहीं की है? क्या केंद्र ने आगाह किया था या नहीं किया था? जहां तक मेरी जानकारी है केंद्र ने आगाह किया था कि दूसरी लहर आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सब लोग लापरवाह हो गए थे। इसमें सरकारों को भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें समाज को भी जोड़ना पड़ेगा, इनमें उन तमाम संगठनों को जोड़ना पड़ेगा जिनकी मदद से हमने पहली लहर पे काबू पाया था। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जफर इस्लाम जुड़ गए हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और साथ ही साथ एक बड़े एक्सपर्ट है फाइनेंशियल फील्ड को लेकर। उनसे हम समझेंगे कि कोरोना के चलते जो आर्थिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कैसे करेंगे, और फिलहाल जो जान बचाना प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री ने जो जान है जहान है का मंत्र दिया था, उसको हम कैसे पूरा करेंगे। मेरे पास कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अलका लांबा जी हैं। अलका लांबा जी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर NK गांगुली हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, जो कि कोविड टास्क फोर्स पूरे देश में बनी है और जितनी भी वैज्ञानिक पहल होती है उसके पीछे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च होता है, ICMR होता है। इसीलिए मैं शुरुआत सबसे पहले उनके साथ करना चाहूंगा। डॉक्टर गांगुली, क्या हम सही रणनीति का इस्तेमाल करें तो कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है? और इसके लिए अगर आप संक्षेप में बता पाएं क्या क्या कदम हमको उठाने चाहिए? एक्चुअली बिल्कुल बचाया जा सकता है, क्योंकि करीब 8-10 देश हैं जिन्होंने पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी नहीं देखी। वो साउथ कोरिया है, ताइवान है, सिंगापुर है, इवन चाइना कुछ हद तक, जापान एट्सेट्रा। और कई लोग हैं जिनका कि 3 लहर जिन्होंने देखा, उसके कारण अलग अलग थे। पहला लहर जो चाइना से उनके पास गया या यूरोप से गया अमेरिका में, या यूरोप में गया चाइना से, और उसके बाद जब लॉकडाउन्स हुए तो उन्होंने उसको कंट्रोल किया। उसके बाद लोग लापरवाह हो गए और मास्क वगैरह छोड़ दिया, तो दूसरी लहर आई। तीसरी लहर आई म्यूटेशंस के लिए, क्योंकि ये ब्रिटिश म्यूटेशन सारे यूरोप में छा गया और अमेरिका में छा गया, और वहाँ से ये काफ़ी जल्दी फैला और बाद में थोड़ा विरुलेंट भी हो गया। तो इससे तीसरी लहर वहाँ पर आई। तीसरी लहर पर उन्होंने विजय पा ली वैक्सीनेशन के ज़रिए और लिमिटेड लॉकडाउन्स के ज़रिए। इन करीब 12-14 कंट्रीज़ ने करीब 50%, 60%, 65%, इजराइल ने 100% वैक्सीनेट कर दिया है, और वहाँ पर सब चीज़ें अब खुली जा रही हैं। और इनमें है USA है, पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसमें कनाडा अब आ रहा है, इसमें सर्बिया है, हंगरी है, इसमें माल्टा है, इसमें और भी जो चिली वगैरह हैं, और UAE, बहराइन वगैरह है। तो इन लोगों के पास ये सारा इन्होंने काबू कर लिया है, एक्सेप्ट छुटपुट एक आध जगह जो है। तो इंडिया भी कर सकती है। इंडिया में ये जो म्यूटेशंस हैं, ये हमारी लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ खुल गया था और काफ़ी कुछ सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए हमारे कंट्री में, उसके कारण हमारा बढ़ा।
बट इसी के साथ ये म्यूटेशंस आ गए। इन म्यूटेशंस के ज़रिए जो अभी हमारे ख्याल से तो ये कौन सा पीक चल रहा है मुझे पता नहीं, ये अगर अमेरिका अगर यूरोप वगैरह लें तो ये सबसे बड़ा जो झपेटा है वही आके पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। तो इसको इजीली किया जा सकता है अगर हम इसको लिमिटेड लॉकडाउन्स करें और वैक्सीनेट कर दें सारे कंट्री को अबाउट 50% 60% तक, एटलीस्ट एक वैक्सीन लगा दें और कोशिश हो कि 2 वैक्सीन लगा दें। अमेरिका ने ये किया है, 200 मिलियन लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया कि और वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ा दिए, पूरे फार्मेसीज में वैक्सीनेशन होने लगा, स्कूलों में होने लगा, प्राइमरी सेंटर्स में होने लगा। वो करीब 5 माइल के अंदर वहाँ पर मील करके गिनते हैं, हमारे यहाँ किलोमीटर है, आदमी के पास एक वैक्सीनेशन सेंटर था। कई वैक्सीनेशन के लिए इंसेंटिव्स भी दिए गए और वहाँ पर वैक्सीन हेजिटेंसी थी, हमारे यहाँ इतनी हेजिटेंसी है नहीं। तो हमारे पास अभी वैक्सीन इतने उपलब्ध नहीं है, हमको प्रयत्न करना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से चाहे इंपोर्ट करें। अभी बाइडेन ने एक और बोला है कि हम पेटेंट लॉज थोड़ा ढीला करेंगे या हटाएंगे। तो कई हमारे पास अभी जी आज की खबर है, ठीक है सर, जिसमें कि हम वैक्सीन इंपोर्ट करें, विकल्प हैं और विकल्प हैं हमारे पास, कई मौके हैं। और मैं यहां से बहस को आगे ले जाता हूं। प्रोफेसर गांगुली, मैं फिर आऊंगा आपके पास और आपसे समझने की कोशिश करूंगा वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन में क्या हमने कोई फंडामेंटल गलती करी है। लेकिन रीना गुप्ता जी, आज बकायदा कोर्ट के अंदर यह सवाल उठा कि गोल पोस्ट बकायदा बार बार जो आम आदमी पार्टी की सरकारें बदल रही है। पहले आपने कहा 400 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, फिर 600 हुआ, फिर 700 हुआ, अब आप 900 की बात कर रहे हैं। मानता हूं कि 730.7 मेट्रिक टन के लिए अरविंद केजरीवाल ने शुक्रिया किया है केंद्र सरकार का, लेकिन आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है कि इतनी ऑक्सीजन को आप ले सके। तो बार बार आप ये डिमांड क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, ऑक्सीजन की जो डिमांड है ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही क्लियर सा फॉर्मूला है। जो आपके आईसीयू बेड्स होते हैं उसमें 24 लीटर प्रति मिनट की डिमांड होती है और जो आपके नॉन आईसीयू बेड होते हैं उसमें 11 लीटर प्रति मिनट की डिमांड होती है। तो ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला नहीं है, दिल्ली सरकार का फॉर्मूला नहीं है, केंद्र सरकार का फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम मांग करते आ रहे हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। इतनी ऑक्सीजन अगर हमें मिल जाएगी तो जो रोज दिल्ली के एसओएस के जो फोन कॉल आते हैं दिल्ली के नागरिकों से और दिल्ली के अस्पतालों से, वो सब आने बंद हो जाएंगे। हमारी प्लानिंग ये भी है कि हम 10,000 ऑक्सीजनेटेड बेड बढ़ाना चाहते हैं दिल्ली में और हम 2,000 आईसीयू बेड्स बढ़ाना चाहते हैं। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, डॉक्टर्स, नर्सेज, बेड्स, जगह सब कुछ तैयार है। कॉमनवेल्थ विलेज में, यमुना कॉम्प्लेक्स में, राधा स्वामी सत्संग व्यास में, संत निरंकारी में, इन सब जगहों में पूरा इंतजाम हो चुका है। जैसे ही हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी वैसे ही हम 976 टन मिलेगी, वैसे ही हम इसको बढ़ा देंगे। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है दीपक जी, मैं सीधे इसी सवाल को ले जाता हूं, इसी सवाल को मैं ले जाता हूं सैयद जफर इस्लाम के पास। जवाब रीना जी हम छोटे छोटे रखते हैं ताकि हम बातचीत की स्पीड को बढ़ा सके। मैं सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, मुझे ये बताइए, रीना का ये कहना है कि हमने तो आपके फॉर्मूले के हिसाब से ऑक्सीजन मांगा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि ऑक्सीजन को लेने के लिए कोई सिस्टम नहीं है दिल्ली सरकार के पास? और दूसरा, ये बार बार डिमांड क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये डायनेमिक प्रोसेस है, जैसा उन्होंने कहा है कि डायनेमिक प्रोसेस है। 2 चीजें उन्होंने दलील दी है, अब उसकी कितनी सच्चाई है ये तो आपको पता चलेगा जाहिर है आगे आने वाले दिनों में। कि इन्होंने 21,000 बेड से और थोड़े बेड बढ़ाए, 21,000 बेड बढ़ाए और कुछ बेड बढ़ा रहे हैं। कुछ आईसीयू के मरीज ज्यादा हैं यहाँ पर दिल्ली में बनिस्बत और शहरों में, और बड़े शहरों के मुताबिक आईसीयू के मरीज ज्यादा हैं यहाँ पर, ऐसा दलील दिया इन लोगों ने। और यहाँ पर जो उनकी जरूरत है वो हर दिन जो आईसीयू में ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसलिए हकीकत ये है कि दिल्ली के मरीज तो हरियाणा जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जफर जी जो देहरादून जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि मैं बंबई से बिलोंग करता हूं, मैंने अपने कई दोस्तों को दिल्ली के रहने वाले हैं, चूंकि मैं भी दिल्ली में हूं, मैंने उनसे अर्ज किया कि आप बॉम्बे चले जाइए, मुंबई में आपका अच्छा इलाज भी होगा और वहां पर ऐसी मारामारी नहीं है।
जैसी यहाँ पर मारामारी है, और वहां कम ऑक्सीजन में भी काम हो रहा है। शायद उनकी प्लानिंग अच्छी है, नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा कोहराम मचा के रखा है यहाँ की सरकारों ने। लेकिन बहरहाल सरकार ने, जिम्मेदार सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने पूरा ऑक्सीजन दिया जितना कि आज मुख्यमंत्री को पब्लिकली उनका कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने जाके देश प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी कहा। हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट भी इस सरकार से हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन मेरे नहीं। सुप्रीम रीना जी, आप मेरे ना कहने से और हाँ कहने से कुछ आपको दलील देने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में दलील दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बता रहे, मैंने अपने बारे में ऑब्जर्वेशन बताया। सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि आपको सीखना पड़ेगा और स्टेट से और सिटी से कि कैसे वहां पर इंतजाम, वहां पर कम ऑक्सीजन में कैसे वहां पर मैनेज करें, जबकि पेशेंट वहां भी उतने ही है जितने पेशेंट आपके यहाँ पर है, फिर भी वहां मैनेज कैसे कर रहे हैं। तो ये आपके सिर्फ नकारने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी कि जो भी चाहा बोल दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑब्जर्वेशन है तो संजीदगी से सोचिए उसको। में ज्यादा पेशेंट है, लेकिन महाराष्ट्र कैसे मैनेज कर रहा है और दिल्ली क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सवाल जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया है। जफर भाई, मैं आगे जाऊंगा, लेकिन रीना जी मैं बिल्कुल आपके पास जाऊंगा, लेकिन बड़ा अन्याय होगा अलका लांबा जी के साथ अगर मैं उनसे एक कमेंट ना लूं। अलका लांबा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार, आप तो आम आदमी पार्टी की सरकार को नजदीक से जानती है, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि क्या वाकई केंद्र और आम आदमी पार्टी की सरकार में ऑक्सीजन को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, क्या वो ये जताने और ये बताने के लिए कि हम तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा? धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे मौका नहीं दिया। आपने दिल्ली की जनता को इन दोनों सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं से सवाल करने का मौका दिया, इसलिए दिल्ली आपका धन्यवाद करती है। इन दोनों से पूछना चाहते हैं, क्या एक आदर्श उदाहरण नहीं पेश हो सकता था कि किस तरह से इस आपदा में एक कोऑर्डिनेशन देश की सरकार, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित है, दोनों सरकार एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर सकती थी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मीटिंगें हुई, हमने देखा किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिस को जारी किया गया, उसको लीक किया गया, और लड़ाई जो काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो हाई कोर्ट कर रहा है, और दोनों ने इन दोनों को शुतुरमुर्ग बताया है। आज हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि दिल्ली सरकार शुतुरमुर्ग बनी हुई है, अपना इनका जो ढांचा है वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। रीना जी से पूछिए, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आए और कहा वाह हमने अभी ना दिल्ली सरकार की जो वेबसाइट है आप क्लिक करिए, घर बैठे ऑक्सीजन पाइए। अभी एक टीवी के पत्रकार ने क्लिक किया है और वो क्लिक खुला नहीं, और कहा तैयारी चल रही है। तो तैयारी के बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जल्दी क्या होती है, घोषणाओं की जल्दी क्या होती है? और रीना जी से एक सवाल करूंगी, इन्होंने कहा कि 900 मैट्रिक टन मिल जाता तो 21,000 बिस्तर तैयार हो जाते, चलिए नहीं मिल रहा 19,000, अभी कितना चाहिए, कितने बिस्तर पर? कहते हैं 7,000 हमें 700 मैट्रिक टन चाहिए, मिल कितना रहा था 300-400, यानी कि आप देखिए कितना कम था। वो जो कम था, क्या उसकी वजह से लोगों ने दम तोड़ा, जिसे आप छुपा रही हैं कि ऑक्सीजन की, क्योंकि लोग कोरोना से नहीं मर रहे, आपका जो टाइटल है ना, कोरोना का दम कब निकलेगा, कोरोना का दम अभी तो नहीं निकल रहा है, लेकिन कोरोना की में जो तैयारियों की वजह से, इन दोनों की तैयारियों की ना होने की वजह से लोगों का दम निकल रहा है। और अभी रिपोर्ट आ गई है, मई के दूसरे हफ्ते में 8 लाख से 9 लाख मामले प्रतिदिन होने वाले हैं, और मौत का आंकड़ा जो 4,000 रोज का पहुंच जाएगा। इनकी तैयारी क्या है, इनकी तैयारी क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ना होता ना दीपक जी, आज दिल्ली और देश। ठीक है, मैं तैयारी पर सवाल करूंगा। अलका, आपने दोनों तीनों पॉइंट के सवाल पूछे, आपके सवाल को मैं ले जाऊंगा रीना जी के पास और जफर जी के पास। रीना जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, मेरा सवाल आप ही के लिए होगा, पर पता है आपको कि मैं इस कार्यक्रम में दर्शकों को जोड़ता हूं। मेरे एक दर्शक महेंद्र शर्मा जी इंदौर से जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, मैं जानना चाहता हूं, आपने आम आदमी पार्टी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, आपने बीजेपी को भी सुना, क्या कारण है, क्या कौन जिम्मेदार है इस दूसरी लहर के लिए, आपको क्या लगता है? दूसरी लहर बहुत तेजी से फैली है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इनको सुरक्षित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, और वर्तमान में तीसरी लहर भी आने की संभावना है। केंद्र के वैज्ञानिक और सलाहकार के विजय राघवन ने बताया है कि तीसरी लहर की महामारी प्रदेश में आने वाली है। इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और अधिक से अधिक वैक्सीन देश में लगाना चाहिए। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इस महामारी से मुक्ति नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने 18 से 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाने का आह्वान किया है। जी, आपने जब तक आपका वक्त इतना ही है महेंद्र जी, जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक महामारी से हम नहीं बच पाएंगे। सीधे मैं रीना जी के पास चलता हूं। रीना जी,
जब दूसरी लहर आई आप तैयार नहीं थे, आपने कहा सबसे बढ़िया है ऑक्सीजन के लिए चिल्लाना शुरू करो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का ध्यान हट जाएगा, कम बेड है इससे लोगों का ध्यान हट जाएगा, बाकी चीजों से लोगों का ध्यान हट जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी डाइवर्जन टैक्टिक्स थी कि एक दिन 300 टन मांगा, दूसरे दिन 400 मांगा, तीसरे दिन 600 मांगा, तीसरे दिन चौथे दिन 900 मान लिया, और लोग यही सोचते रहे कि भाई केंद्र तो इनको ऑक्सीजन नहीं दे रहा, लोग तो मरेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कोर्ट भी ये मान रही है कि ये आपकी डाइवर्जन टैक्टिक्स थी, असल मुद्दों को भटकाने के लिए ऑक्सीजन का हवा क्रिएट कर दीजिए। दीपक जी, जिस तरह आपने बीजेपी और कांग्रेस को बोलने का मौका दिया है, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, बीच में मत काटिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारा सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको एक बार भी नहीं काटा रीना जी। कोर्ट ने, आपने मुझे पूरा बोलने का जवाब देने का मौका नहीं दिया। आप ये बताइए, आप दिल्ली में ये कह दीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबको उतना टाइम दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर पब्लिक मीटिंग करे। हम लोग हट जाते हैं, इन्हीं को दे दीजिए पूरे समय बात करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इनको समय दे दीजिए। हम हट जाते हैं भाई। मैं बोल लूं? अरे भाई आप बोल रही, कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। जफर भाई बोलने दीजिए, कंक्लूड करने दीजिए, सबके पास एक मिनट है, एक आपने तो गुमराह किया। पूरे करें। 56 सर्वे के बाद पता चला सारे जगह पर गैस ऑक्सीजन है, 56 हॉस्पिटल में पूरे पर्याप्त ऑक्सीजन है। आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। 56 हॉस्पिटल में सर्वे के बाद पता चला, बिल्कुल 56 हॉस्पिटल में सर्वे के बाद पता चला पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, और आप जो है ऑक्सीजन की यहाँ पर मुझे लगता है जफर भाई कंक्लूड कर लेने दीजिए उनको। आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे, बोलने दीजिए मुझे। नवंबर में लास्ट ईयर में पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला था कि देश में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। अप्रैल में फिर बोला गया देश में ऑक्सीजन की कमी होने वाली है। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं करा। इलाहाबाद हाई कोर्ट दिल्ली सरकार ने मैं जरा जवाब दूंगा। दीपक जी पूछिए, क्या एक साल में दिल्ली सरकार प्लांट नहीं लगा सकती थी? अभी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 1 महीने में 44 प्लांट, 1 महीने में अरविंद केजरीवाल जी 44 प्लांट लगाएंगे। हाँ, लेकिन एक साल में एक प्लांट नहीं लगाएंगे। केजरीवाल जी का वो वीडियो दिखाइए, दोनों ने मारा है, इनको मारने वाले हत्यारे ये दोनों है, ये भाजपा और आम आदमी पार्टी। एक करके रीना जी को कंक्लूड कर लेने दीजिए, मैं दोनों के पास जाऊंगा। रीना जी प्लीज, अलका आप सवाल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, जफर भाई भी सवाल पूछेंगे, रीना भी सवाल पूछेंगे आपसे, लेकिन रीना को कंक्लूड करने दीजिए। हमसे क्या सवाल? देखिए दीपक जी, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है पूरे देश में केंद्र सरकार रेगुलेट करती है। 20 अप्रैल को दिल्ली का कोटा बढ़ाया गया था। आज तक ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये पेश करते रहे कि ऑक्सीजन सप्लाई करना तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। आज फाइनली जब कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है, फाइनली इन्होंने माना कि ऑक्सीजन पूरे देश में सप्लाई करने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला, और मैं कोट करके बोल रही हूँ, 700 टन दिल्ली को देना ही पड़ेगा। अब हमें कल पहली बार 700 टन दिया गया है। अब देखिए हम कितनी तेजी से दिल्ली में बेड्स बढ़ाते हैं, आईसीयू बेड्स बढ़ाते हैं। अगर नहीं होता है तो कल आप मुझे फिर टीवी प्रोग्राम पे बनाइए और तब मुझसे सवाल पूछ। और देखिए ठीक है रीना जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जानबूझकर ऑक्सीजन का हवा बनाकर आपने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि हम कोरोना से इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। मैं खुद कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आपको बताऊंगा, लेकिन जफर इस्लाम जी, महेंद्र शर्मा जी को इंदौर से आपने सुना, वो आप पर भी आरोप लगा रहे कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया और केंद्र सरकार दूसरी लहर के लिए बिल्कुल आंखों पर हाथ धर के बैठी रही। देखिए अभी ये कहा है हाई कोर्ट ने। अभी मैं इनको बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा गैस का एलोकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स सब इनकी जिम्मेदारी है, सारे स्टेट ने किया। मैं आपको बहुत सारे प्रूफ जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज में दिए भी गए हैं, हलफनामा में दिए गए, जिसमें लिखा है कि ये 2-2 दिन तक जो गैस प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो जो इंतजार करती रही, दिल्ली सरकार ने उठाया नहीं। लास्ट में इन्होंने कहा कि भाई हम इनकॉम्पिटेंट हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के एक मिनट सुन लीजिए, अभी आप कह रहे देखिए, अरे आप जरा सा तो आप जब हमें कह रहे थे कहने के लिए कोटा देंगे, वहां से कैसे दिल्ली लेके आएगी? अच्छा, तो बाकी जगह आपके घर पे, तो इन्होंने कहा दहलीज पे लाके दीजिए, वरना मैं सबको मार दूंगा। अरे मेरे दहलीज पे लाके दीजिए, वरना सबको मारी देंगे सारे पेशेंट को।
यूपी, हरियाणा, कर्नाटका, सब जगह भाजपा की सरकार है। देखिए, मैं तो मैं महिला से नहीं करूंगा, इन महिला से मैं तो मैं नहीं करना चाहता हूं इनको। ये पहले कुछ बोल रही थी, इनका जो रीना जी सुन लीजिए उनकी बात प्लीज। रीना जी सुन लीजिए उनकी बात। आप बोल लीजिए, अगर आपको और कुछ बोलना है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं हट जाता हूँ। आपको बोलना, मैं हट जाता हूँ भाई। आप झूठी तारीफ करते रहिए अपनी। अरे हरियाणा परियाणा छोड़िए, पहले अपनी बात सुनिए। दिल्ली की बात हो रही है, ऑक्सीजन दिल्ली की बात कीजिए। आप दिल्ली की है, दिल्ली की आप सरकार, दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली की सरकार की बात हो रही है यहाँ पर। 56 से ऐसे 56 अस्पताल ऐसे जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। आप झूठ बोल रहे थे। आप चूंकि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, आपने बेड्स नहीं बनाए, बनाए। बाकी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान का दिल्ली में है। ये सब लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद भी विफल रहे। क्या आप बोलते किसी गांव में तो समझ में आता था। आप अपनी विफलता को मत छिपाइए। दिल्ली का आप लोगों को गुमराह किया है, हमने बनाया है सर। आप लोगों को गुमराह किया है। आप देश के कैपिटल में रहते लोगों को बहुत दिखा उतारा है। हजारी सरकार, दिल्ली सरकार है जो 15% खर्च करती है। अरे आप कुछ नहीं खर्च करती है। आप सिर्फ झूठ बोलना जानती है। झूठ बोलने के अलावा आप कुछ नहीं जानती हैं। आप मिसलीड करना जानती हैं। आपको 56 हॉस्पिटल में जब सर्वे के बाद पता चला पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, फिर कहा आप पूरे तौर से एक्सपोज हो गए। देखिए, और सबको इन्होंने क्या कहा था, बेड अवेलेबल है। मैंने इनके बड़े प्रवक्ताओं से कहा, भाई मैं इस ऐप पे देखिए बेड अवेलेबल नहीं है। मैंने कई चैनल पे सामने एक्सपोज कर दिया कि आप देखिए बेड अवेलेबल है, फोन कीजिए, लाइन लगी हुई है। भैया कह रहे ऐप देखो। देखिए, झूठ मत बोला कीजिए। जनता से जब खाती वही है तो सच बोलिए। केजरीवाल ने कहा कि घर घर तक पहुंचाएंगे ऑक्सीजन। किधर पहुंचाए? अगस्त में बोला था। घर घर तक पहुंचाएंगे जब हमें देंगे ऑक्सीजन। ये अरे तो आपने अगस्त में किस बेसिस पे अनाउंसमेंट किया? नहीं, किस बेसिस पे अनाउंसमेंट किया? तो आप झूठ बोलते हैं ना। आप या तो लोगों को गुमराह करते हैं, दवाइयां संभाल रही हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। देखिए, ऐसे में आपने अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आपने मनगढ़ंत कहानियां रची। जब वैक्सीन है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर मत भिड़िए, दोनों एक दूसरे पर मत भिड़िए। मुझे अलका जी के पास भी जाना है, मुझे अलका जी के पास भी जाना है। थोड़ा सा कंट्रोल रीना जी, थोड़ा सा कंट्रोल जफर भाई। मुझे दोनों के पास जाना है। मैं सीधे अलका जी के पास चलूंगा। अलका जी एक तस्वीर दिखा रही है। अलका जी, क्या तस्वीर है ये? और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दिल्ली के जो हालात है उसके हिसाब से आप उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या अब हालात बेहतर होंगे? क्या हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे? दीपक जी, मैं आप ही का चैनल देख रही हूँ जिसमें बच्चों तक की चिंता की जा रही है और सवाल सत्ता से दोनों से किया जा रहा है। और ये बच्चे की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर है, उनका बच्चा है, ऑक्सीजन के बिना है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को कहा तो वो अब जाकर इनके पास ये मदद लेकर पहुंचे हैं। कहाँ ये सरकार है? ये टीवी चैनल पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, उठ जाइए राजनीति से ऊपर, भूल जाइए कुछ दिन के लिए राजनीति। ये चुनाव का अखाड़ा नहीं है, ये चुनाव का अखाड़ा नहीं है। बच्चे तक मौत की होने जा रहे हैं, तीसरी लहर आने वाली है। शर्म करिए। इस तस्वीर के बाद तो माफी मांग लेते, इस तस्वीर के बाद तो माफी मांग लेते दोनों नेता बैठकर। अभी शर्म नहीं है। बच्चे, तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी खत्म नहीं हुई, दूसरी खत्म नहीं, तीसरी आने वाली है। और ये बेशर्म सत्ताधारी नेता ऐसी राजनीति करने से आज आपको लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है। आप न घर की रही न घाट की रही। ऐसी आपकी नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने घर की न घाट की। ये जान लीजिए आपने क्या किया। आप ये फोटो दिखा के क्या करना चाहती है? आप जरा राजस्थान में जाके देखिए, आप राजस्थान में जाके देखिए, छत्तीसगढ़ में जाके देखिए, बाकी जगह पे जाके देखिए। ये गंदी घटिया इतनी ओछी राजनीति मत कीजिए। इसलिए आपको नहीं, आपका बच्चा नहीं है। ये आपका बच्चा है क्या? आपका नहीं, हमारा ही बच्चा, देश का बच्चा है। आपका पराया मत कीजिए। देश का बच्चा हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, देश का बच्चा हमारा बच्चा है। आपका पराया ये सब आपकी पॉलिसी में होता है। हम लड़े, मैं सीधे प्रोफेसर के पास चलता हूँ।
प्रोफेसर गांगुली जी, आपको क्या लगता है वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने के लिए हमको और क्या क्या करना चाहिए? दोनों से कहूंगा, झगड़े ना संवेदनशील विषय है, लोग शायद आज झगड़ना देखना नहीं चाहते। मैं सीधे डॉक्टर गांगुली, प्रोफेसर गांगुली के पास चलूंगा। प्रोफेसर गांगुली, वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए, अभी हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है। हमने कंपनीज को ऑलरेडी पैसे दिए हुए हैं ज़्यादा वैक्सीन बनाने के लिए। उसके लिए कंपनीज ने बोला है 2 से 3 महीने टाइम लगेंगे जो हमने ऑर्डर दिया है उसको डिलीवर करने के लिए, क्योंकि इसमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स होते हैं। हमने एक्सपोर्ट भी बंद किया है, तो हमारे पास अब ज़्यादा वैक्सीन आएगी, बट इस वक्त हमारे पास ज़्यादा वैक्सीन नहीं है। तो हमको थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा किसको वैक्सीन देंगे। अभी 12 राज्यों में बहुत ज़्यादा कहर है, तो इन 12 राज्यों में हम वैक्सीनेशन को बढ़ाएंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि किसको वैक्सीनेट करना है। हमें पहले एक तो जिनको पहला शॉट लगा था उनको दूसरा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, और उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर अलग बनाएंगे जिससे भीड़ ना हो, क्योंकि जो वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं भीड़ की वजह से उनको इन्फेक्शन हो रहा है, तो उससे हम बचेंगे। और जब हम वैक्सीन हम एज ग्रुप जो चूज़ करेंगे, हमने सही चूज़ किया कि 18+ के सबको करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें जो 25 से ऊपर जो लोग कि बाहर जाके काम करते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस खुले नहीं हैं, इम्तहान नहीं खुला है, तो 20, 21, 22, 24 तक के लोग जो है वो घर ही में हैं, और 18 तक को तो हम बच्चे ही गिनते हैं। तो ये लोग घरों में हैं इस वक्त। 25 से ऊपर वाले बाहर जा रहे हैं, हम पहले उनको प्राथमिकता देंगे, उनको पहले वैक्सीनेशन करेंगे, और फिर धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे। जो हालांकि अब की काफ़ी यंग लोगों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है। अब बच्चों का जो हम ट्रायल है बाकी लोगों ने कर लिया, 12 से 15 साल में 100% कामयाब है फाइज़र और दूसरे वाले, तो हम उसको 12 से 15 साल तक ले जाएंगे जिससे बच्चे स्कूल में जा सके, उनके टीचर्स को भी करेंगे। कुछ लोगों को हम प्राथमिकता देंगे, जो जर्नलिस्ट हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, जो लोग परिवहन चालना करते हैं, इन लोगों को भी प्राथमिकता देंगे। फाइनली अभी गर्भवती महिलाओं का भी ट्रायल पूरा हो गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको दिया जा सकता है वैक्सीन, ये अमेरिका में हुआ है। इससे क्या होगा कि सिर्फ महिला ही नहीं बचेंगी, उनके साथ उनके बच्चे भी बचेंगे। और 1-2 उनमें सिम्टम्स देखे गए हैं, जैसे ब्रेस्ट में लंप आ जाता है, वो इम्यूनोलॉजी को, क्योंकि ब्रेस्ट भी एक इम्यूनोलॉजिक ऑर्गन है, वो चला जाता है। कुछ महिलाओं में मैच्योरेशन का प्रॉब्लम होता है, वो भी टेम्पररी होता है, वो चला जाता है। तो हमको लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और वैक्सीन से जो डर है वो हटाना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन करिए। एक सवाल पूछना था, जानकारी। ठीक है सर, मैं 1 मिनट हल्का आपको रोकूंगा, क्योंकि मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं और आप रीना जी का टर्न है। रीना जी बहुत देर से हाथ दुरा रही है। रीना जी, आज एक सवाल कोर्ट ने और पूछा, मैं आपका सवाल बिल्कुल उनके पास ले जाऊंगा। रीना जी, कोर्ट ने आज एक और सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि अगर मोहल्ला क्लिनिक कोरोना में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक का इतना प्रचार, उसके ऊपर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना पैसा लगाने की क्या जरूरत थी? मोहल्ला क्लिनिक की क्या उपयोगिता है कोरोना के समय में? ये सवाल आज पूछा गया कोर्ट की तरफ से। देखिए दीपक जी, मोहल्ला क्लिनिक्स को अब हम वैक्सीनेशन के लिए भी यूज करना चाह रहे हैं, और आने वाले दिनों में सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में वैक्सीन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं डॉक्टर गांगुली की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वैक्सीनेशन हमें बहुत जोर शोर से पूरे देश में करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके शो पे आने से पहले कैलकुलेशन कर रही थी, पूरे देश में हमें 170 करोड़ वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, और आज की तारीख में जो 2 कंपनियां हैं वो हर महीने हमें सिर्फ 9 करोड़ वैक्सीन दे सकती हैं। तो फिर से वही होने वाला है कि केंद्र वर्सेस स्टेट होएगा कि वैक्सीन की आप सप्लाई नहीं, मैं इसका जवाब दे दूंगा। 2 कंपनीज अब मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया भर में फ्री वैक्सीन दी जा रही है।
आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री के लिए एक नया घर बनाने के लिए 13,500 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप फ्री वैक्सीन नहीं दे रहे हैं देश को। तो इसकी वजह से स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी। और आज भी अगर केंद्र सरकार जाग जाए और जो 3-4 वैक्सीन जो WHO ने बाकी सारे देशों में अप्रूव करनी है, वो हमें इंडिया में अप्रूव करनी चाहिए, उनकी सप्लाई बढ़ानी चाहिए, उनको पेटेंट फ्री करके और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग PSUs को हम यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे जो देश के कानून है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो इस वैक्सीन को एक्सेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत लाके और इसको ठीक है, बहुत लेकिन रीना जी एक बात पे, ठीक है, मैं एक राइडर आपको लगाना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री का घर नहीं बन रहा है, बल्कि एक पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें सबसे पहली प्रायोरिटी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नई संसद बनाना है, क्योंकि पुरानी संसद अब यूज करने लायक नहीं बची है। सीधा मैं जफर इस्लाम जी के पास चलूंगा। जफर इस्लाम जी, कैसे करेंगे वैक्सीन की इस कमी को पूरा, ये कहना चाह रही है अलका? देखिए, आज के दिन में उन्हें भी पता है कि कितनी प्रोडक्शन उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगले महीने जुलाई के आखिर तक जो रैंप अप किया हमने प्रोडक्शन, तो आज का जो प्रोडक्शन है उससे बढ़ के 200 मिलियन डोजेस बनना, मतलब 20 करोड़ डोजेस जो है बनना शुरू होगा। ये हमारे जो इंडिजिनस प्रोडक्शन जो देश के अंदर होगा। उसके अलावा सोर्सिंग के लिए हमने कई और जो है वैक्सीन है उससे बात चल रही है सरकार की। यूएस ने भी कुछ 6 करोड़ वैक्सीन भेजी है, प्लस हमारी बातचीत चल रही है और एडवांस बहुत सारी चीज अभी पब्लिक डोमेन में नहीं, लेकिन हमने उसके लिए काम सरकार ने कर लिया है। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन के, अरे भाई चुपचाप रहिए, आप झूठ बोल के मत, आप झूठ फ्रेम मत कीजिए, आप बहुत कोई झूठ नहीं बोल रहे। आप केजरीवाल का काम है झूठ बोलना, केजरीवाल का मतलब है झूठ बोलना। घर तक पहुंचा देंगे ऑक्सीजन, फलाना कर देंगे जी, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक में जी ऐसा हो रहा है, दिन भर ऐड होता है, ऐड चलता रहता है, झूठ का। आप तो चुप ही रहिए, अच्छा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप वैक्सीन पर जवाब दे रहा हूँ। अब वैक्सीन कहाँ से लाएंगे आप बताइए? ये आपके रीना जी जवाब सुन लीजिए प्लीज। रीना जी आपका टाइम बिल्कुल खामोश रहे हो, आप जवाब सुन लीजिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात को पूरी तरह रखने का। देखिए, 2-3 बातें जो उठी तो दीपक भाई मैं बताना चाहता हूँ। पहली बात कि लोग फ्री कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ही दे रही है स्टेट को, और मुझे पैसे की कोई चिंता नहीं है। वैक्सीन फ्री ही मिलेगी, कोई चिंता नहीं, किसी को कोई पैसे। सरकार ने जो एलोकेशन के रखा है 35,000 करोड़, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी आज वो सफिशिएंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो भी सरकार दे देगी, लेकिन पैसे की कोई चिंता नहीं है। तो ये अपने दिमाग से कि सारे देश में इनको चुप रहने की आदत ही नहीं, इनको टुप बोलने की आदत है। सुन तो लीजिए, बाद में एक बार कर लीजिएगा क्वेश्चन। क्या सुनने में दिक्कत है आपको? आप तो इतना लेक्चर दे रही थी चौरसिया जी को, कम से कम अपने पे अप्लाई चले जाते हैं इस तरह। कुछ भी नहीं, आप सवाल के, मैं तो कह रहा हूँ कि फ्री में मिलेगा, ये काम में वैक्सीन जुमला नहीं है। आप ये बताइए कि आप फ्री में देंगे पूरे देश को। आज आप बोल रहे हैं, आज आप नेशनल टीवी पे ये बोल रहे हैं कि आप फ्री में देंगे पूरे देश को। पैसे की कोई चिंता नहीं है, खुल के बोल रहा हूँ। 35,000 करोड़ का एलोकेशन है। ये केजरीवाल की सरकार ने झूठ फरेब बोल के लोगों को गुमराह करे। 600 रुपए का रेट क्यों अप्रूव किया है आपने, फिर बताइए आप। अरे आप वो देखिए, अभी आपका सवाल नहीं है तो मैं, आप छोड़िए 1,000 रुपए का हो, आपको अगर ऐसा आपको फ्री में मिलेगा ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आपकी चिंता तो यही फ्री में, जब कह रहा हूँ बजटरी एलोकेशन 35,000 करोड़ का है, ये नेगोशिएशन ये सारे सरकारों ने लिखा था स्टेट के कि लिबरलाइज कीजिए, लिबरलाइज किया, हमने नेगोशिएट कर लिया, आप कीजिए नेगोशिएट। जैसे बहुत प्राइस डीरेगुलेशन दो अलग बातें होती हैं जफर जी। लिबरलाइजेशन और प्राइस डीरेगुलेशन अलग अलग बातें होती हैं। वो ही वैक्सीन बांग्लादेश में इतनी सस्ती मिल रही है और वो ही वैक्सीन इंग्लैंड में 200 रुपए की मिल रही है। वो वैक्सीन हमारे देश में 800 रुपए की मिल रही है, क्यों? ठीक है, जफर जी का वक्त खत्म हो गया। रीना जी, इस सवाल का जवाब मैं रोहित चहल से लूंगा, लेकिन हल्का 1 मिनट के लिए मैं आपके पास आऊंगा। पहले संजीव श्रीवास्तव जी, फिर आप। संजीव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब तीसरी लहर की बात हो रही है, आपके हिसाब से हम अब नहीं जाते कि हमने क्या गलतियां की, गलतियों को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं और पिछले 40 मिनट से वही कर रहे थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपके हिसाब से अब सरकारों की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए ताकि तीसरी लहर से हम बच सकें?
इस पे भी चर्चा है। तो दूसरी लहर से जूझे, फिर तीसरी की, और ईश्वर न करे चौथी की अगर जरूरत पड़े। हमें तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और मैं बिल्कुल विगत में नहीं जाना चाहता, जैसे आपने कहा दीपक, ये सही बात है कि हमसे कुछ भूल हुई और उसमें इस पे उस पे उंगली उठाना या सरकार के लिए कुछ कहने से अब कोई पर्पस सर्व नहीं होता। मैं भी 10 मिनट आलोचना कर सकता हूँ, उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन 2-3 बातें जो लगती हैं, एक तो ये फ्री और कॉस्ट वाली डिबेट, क्षमा कीजिएगा रीना जी, और मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं, लेकिन फ्री और नॉन फ्री का कोई इशू नहीं है। असली इशू है कि देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। जो लोग पैसे देकर लगवाना चाहते हैं वो ही नहीं लगवा पा रहे, तो फ्री वालों का तो फ्री और वो मेरे ख्याल से तब डिबेट होनी ज्यादा उपयुक्त होगी जब हमारे पास वैक्सीन असल में समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। आज की तारीख में जो डॉक्टर गांगुली कह रहे थे, जिस तरह से रैंप अप हो रहा है, उनकी बात सही साबित। तो इस सब में हम सबका हित है। अब उसमें हम ये कहें कि नहीं होगा कि नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। बट वैक्सीन का रैंप अप होना और वैक्सीन ड्राइव को ज्यादा सशक्त तरीके से लागू करना, उनकी सारी प्लान सही थी कि 25 के एज ग्रुप के ऊपर कर दो, ऐसे कर दो। हमारी सारी प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन के लेवल पे होती है। प्लानिंग तो हम ड्राइंग बोर्ड बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? और उसके लिए मुझे लगता है एक सेंट्रल टास्क फोर्स जरूर बननी चाहिए, जिसके अंदर बिना इस बात के कि कौन किस पार्टी का है, एक ऑल पार्टी एंड सीनियर कोई ब्यूरोक्रेसी की, जैसे वहां पे फौजी साहब है अमेरिका में, यहाँ भी सीनियर लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। बट एक एम्पावर्ड सेंट्रल कमेटी होती है। अभी भी मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फैसले सिर्फ टॉप लेवल पे हो रहे हैं, बाकी सब या तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या ना नुकर कर रहे हैं, चुप बैठे। तो एक क्रेडिबल, विश्वसनीय सेंट्रल टास्क फोर्स बनाई जाए जो पूरे देश के लिए एक नीति बनाए। देखिए बॉम्बे में कंट्रोल किया जा रहा है ना, वहां पे सब इकबाल सिंह चहल की तारीफ कर रहे हैं, जो भी वहां का बीएमसी कमिश्नर है, तो किसी ने उसको एम्पावर किया है। तो हमें ऐसे 10-20 इकबाल सिंह चहल चाहिए। और एक बात और, आपने बिल्कुल सही कही बात कि प्राइम मिनिस्टर का घर नहीं बन रहा, पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन अगेन बात क्या, मैं इस बात के लिए फिर आपके पास आऊंगा। मुझे एक दर्शक के पास जाना है। संजीव जी छोटा छोटा जवाब रखते हैं, हमको समझने में ज्यादा आसानी होगी। मैं सीधे एक दर्शक के पास चलता हूं, उसके बाद अलका के पास चलूंगा। मेरे साथ सुरेंद्र आनंद जी दिल्ली से जुड़ गए हैं, मेरे एक दर्शक है। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, कैसे वैक्सीन लगना चाहिए आपके हिसाब से? संजीव जी ने कुछ महत्वपूर्ण सजेशन दिए। हेलो, सर सुन रहे हैं मुझे? हेलो, हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, इसमें हाँ बोलिए सुरेंद्र जी, सुन रहे हैं आपकी बात। समझता हूँ कि हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए, आपकी बात सुन रहे हैं भाई। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन अभी क्या है कि लोगों को पूरा 1 साल पूरे कोरोना के इस पीरियड को झेल रहे हैं लोग, तो लोगों के पास पैसे की कमी है और ये सरकार को ही ये कदम उठाना पड़ेगा। और बाहर से ही मदद आ रही है, तो इसमें वैक्सीनेशन में कोई, इसमें अब जैसे दूसरी लहर आई हुई है, तीसरी आएगी, कब आएगी कुछ पता नहीं। लोग पहले ही डरे हुए, लोगों के पास पैसे की दिक्कत है और ये फ्री में ही लगनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा सर। ठीक है, आपको लगता है फ्री में लगनी चाहिए। मैं सीधे इसी सवाल को लेकर अलका के पास चलता हूं। अलका, मेरा बड़ा, हम सुझाव पर आ जाते हैं। हमने बड़ी देर नेगेटिव बातें डिस्कस कर ली, अब बेहतर है हम एक फॉरवर्ड लुकिंग रास्ता रखें। आपके हिसाब से वैक्सीनेशन के लिए क्या प्लान होना चाहिए? अलका जी बताइए। देखिए प्लान बिल्कुल सिंपल है। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए। प्लान बिल्कुल सिंपल है। हमें पीछे जो कमियां रही से सबक लेना है, उसको दोहराना नहीं, लेकिन सबक तो लेंगे। तो सबक लेते हुए कमी कहाँ रही? वैक्सीन का जो कंपनियां थी, 2 थी, बार मनमोहन सिंह जी स्पुतनिक को कंसीडर किया गया, और कंपनियों को करिए, कंसीडर करिए, दूसरों को प्रोडक्शन बढ़ाना है आपको लगातार, और आपको इसका रोड मैप तैयार करना है। अब दिल्ली का सवाल ये कि 27 लाख लोगों को एक वैक्सीन लग गई है दीपक जी, दूसरी नहीं लग पा रही। मैं वही डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी, जैसे कि सिंपल उदाहरण, एक दुकान पर आप जब जाते हैं तो आपको 2 ही जूते चाहिए 2 पांव के लिए, एक जूता पहनकर आप आएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसी तरह एक वैक्सीन लगाने के बाद अगर दूसरी समय रहते नहीं लगती तो वो भी बेकार है आपसे। इसीलिए एक के बाद समय रहते दूसरी नहीं लग रही, लोग कोरोना संक्रमित होकर मौत के मुंह पे जा रहे हैं। इसलिए वैक्सीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक कहा उन्होंने कि हम मुफ्त वैक्सीन देंगे या पैसे में देंगे। हम वैक्सीन केंद्र, आज मैं देख रही थी भाजपा की एमसीडी ने एलजी को लिखा है, हमें भी खोलने दीजिए केंद्र। केजरीवाल सरकार कह रही हमने 3000 खोल दिए केंद्र। अरे खोल लीजिए केंद्र, वैक्सीन कहाँ है? 27 लाख लोग एक वैक्सीन के बाद दूसरी के लिए धक्के खा रहे हैं, और जवाबदेही इन दोनों की है,
सत्ताधारियों की जो आपस में लड़े हुए हैं, जवाब दोनों के पास नहीं है कि कब मिलेगा दूसरा जूता पहनने को। ठीक है, सीधे इसी सवाल को रोहित को पास ले चलता हूँ। रोहित के पास इसी सवाल को ले चलता हूँ। रीना जी 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। रोहित, आपने एक जूता तो पहना दिया, यानी एक वैक्सीन तो लगवा दी, लेकिन दिल्ली के 27 लाख लोगों को जब तक दूसरी वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक उनमें इम्यूनाइजेशन नहीं आएगा, उनमें एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो ये दूसरा जूता यानी दूसरी वैक्सीन कब पहुंचाएंगे? बिना जोड़े के जूते का काम नहीं होता। दीपक जी बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है जिस तरीके से आज कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी विपक्ष से भ्रम फैलाने का, हमने देखा जब वैक्सीन आई थी तो यही लोग, अलका लामा जी बैठी है, इन्हीं की पार्टी के नेता राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे, उनके कांग्रेस के नेता क्या कह रहे थे, ये मोदी जी की वैक्सीन, साइंटिस्टों पे सवाल उठा दिया, वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया लगातार। आज इन्हें वैक्सीन पहली बात देखिए, मैंने बहन आपको सुना, बहन मैं आपको बड़े धैर्य सुन रहा था, मैं बोलूं अपनी बात, मैं बोलूं बहन। देखिए अब तक दीपक जी 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। ऐसा मत करिए। देखिए दीपक जी अब तक 16 करोड़ लोगों तक वैक्सीन लग चुकी है, यह पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, कम से कम समय में 16 करोड़ लोगों तक। और मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने दोनों डोज लिए, मेरे सब जितने भी लोग हैं सबको दोनों डोज लग रही है। कौन कह रहा है ऐसी दिक्कत है? देखिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, भ्रम फैलाया जा रहा है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले लोगों को डराया गया वैक्सीन को लेके, अब जब वैक्सीन लग रही है यहीं पे बैठे कई ऐसे लोग थे और मीडिया में भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज आंकड़े पेश किए हैं कि दिल्ली में 27 मैं आपको अलका जी देखिए, आप वही चाहती हैं, आप बोल लीजिए, आप बड़ी बहन है, अगर आप चाहती हैं यहाँ पर आप माहौल खराब करना चाहती है तो कर लीजिए, मुझे अपना बोलने का अधिकार है बहन। बहन मैं बोल लूं, बहन मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना था। पार्टी की प्रवक्ता से है, मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं आम आदमी का, जिसने 27 लाख डोज एक का आज कहा है। हम तो कह रहे हैं दूसरी डोज कब मिलेगी? दिल्ली पूछ रही है दूसरी डोज कब मिलेगी? बहन मैं बोलूं, दीपक जी रोहित जी इंतजार मत कीजिए, अलका जी प्लीज। देखिए मुझे लगता है अलका जी आपने डोज लगवाई है नहीं लगवाई है? अलका जी देखिए आपकी, मुझे लगता है आप उसके अंदर पूरी तरीके से लगवा सकती हैं, आप जाके लगवाइए, राहुल गांधी जी को भी लेके जाइए और मुझे लगता है लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। पूरी डोज है लेकिन आपके साथ समस्या क्या है, आप सिर्फ माहौल खराब करने में लगे हुए, लगातार प्रयास करने में लगे किस तरीके से माहौल खराब हो। और देखिए मैं तो सर, हमें तो सबकी चिंता, राहुल जी भी इस देश के हैं, ठीक है, जो माहौल खराब कर रहे थे आपके नेता, जो कह रहे थे हमारे साइंटिस्टों पे जिन्होंने सवाल उठाया, हमारे जो साइंटिस्टों की मेहनत थी, भारत की वैक्सीन पे भरोसा नहीं है इन लोगों को। आज ये लोग कह रहे हैं वैक्सीन, अरे सर वैक्सीन तो लग रही है, 16 करोड़ लोगों को भारत में लग चुकी है, दुनिया में सबसे तेज वैक्सीन जो लगी है वो भारत में लगी है। मैडम आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, देश का नाम खराब करते हुए, माहौल बनाते हुए, लोगों को डराते हुए। आज जितने दोषी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, आप लोग भी हैं, आपके नेता राहुल गांधी भी है, तो लगातार लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। पैसा देने को तैयार है, उनको तो लगा दीजिए, पैसा देके भी दूसरी वैक्सीन नहीं मिल रही दिल्ली में 27 लाख लोगों को। अलका जी देखिए आप यही चाहती हैं किस तरीके से लोगों के अंदर भ्रम फैले, लोग अच्छे से वैक्सीन लगवा रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों को भरोसा है हमारे साइंटिस्ट पे। आपके नेता राहुल गांधी ने पहले वैक्सीन पे सवाल उठाया था नहीं उठाया था? आप ये बताइए, आपके नेता राहुल गांधी ने अब तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? आपके नेता प्रियंका गांधी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? क्यों नहीं जा रहे वो? क्यों ना आप देश का? अरे सर मैडम आप ये बता दीजिए ना, आप खुद तो जाते हैं इलाज कराने बाहर और आप यहाँ पर हमारे देश के साइंटिस्टों की मेहनत पे आप लोगों ने सवाल उठाया, शर्म आनी चाहिए। आज भी आप यहाँ पे राजनीति करने में लगी है, जिस समय मिलकर यहाँ पे कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए आप लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको अलका जी, आपके नेता राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। वो राहुल गांधी कहाँ थे जब देश की जनता जरूरत थी? लोग आज कांग्रेस और बीजेपी को झगड़ते हुए नहीं देखना चाहते भाई, नहीं देखना चाहते। राजनीति के लिए बहुत मौका बन जाएगा। मनीष राय जी बिलासपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। मनीष राय मेरे एक दर्शक बिलासपुर से जुड़ गए, प्लीज, दोनों बहुत समझदार हैं। रोहित अलका अपने साथ में, शायद रोहित ने आगे पीछे दिल्ली यूनिवर्सिटी की राजनीति करी होगी, ऐसे समय में लोग झगड़ा नहीं देखना चाहते हैं। सुन लीजिए मनीष राय से। मनीष राय जी, अलका और रोहित चेहरा भी झगड़ रहे थे, क्या आपको लगता है ऐसे वक्त में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को झगड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी राजनीति से ऊपर उठ के समाज और देश के लिए मुझे लगता है जनता के बारे में सोचना चाहिए, वैक्सीन के बारे में सोचना चाहिए और तीसरी लहर जो आ रही है, इस तीसरी लहर को रोकने के उपायों के बारे में सबको साथ मिलकर एक साथ आना चाहिए। ये देश की बात है, ये राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए इसमें।
बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी, देश की बात है, राजनीति की बात नहीं होना चाहिए। रियना जी आपका एक क्विक कमेंट, उसके बाद मैं डॉक्टर वली से ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा। आप कुछ कहना चाह रही थी, मुझे बताइए क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की दिल्ली में, कितने लोगों को सिंगल फर्स्ट डोज लगा है और कितने लोगों को सेकेंड डोज लगना बाकी है अभी? दीपक जी, अभी दिल्ली में हमारे पास 8 से 10 दिन की वैक्सीन है, लेकिन वैक्सीन के बारे में मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखना चाहूंगी। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो वैक्सीन के बारे में 4 ऑब्जर्वेशन जो पेश किए हैं। उन्होंने कहा है कि सेंटर को इंश्योर करना चाहिए कि वो 100% वैक्सीन खरीदे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि सरकारी खर्चे से वैक्सीन बनी है, इसलिए ये एक पब्लिक गुड है, तो आप प्राइवेट कंपनी को ये निर्णय नहीं लेने का मौका दे सकते कि वैक्सीन की क्या कीमत होगी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से रहा तो शॉर्टेज रहेगी। सेंटर शुड इन्वोक इट्स पावर्स एंड मेक श्योर दैट एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इज क्रिएटेड, सेक्शन 92 ऑफ द पेटेंट एक्ट। ये सारी बातें देखिए दीपक जी, मैं खुद WHO में काम कर चुकी हूँ। WHO का हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वैक्सीन सब जगह फ्री में सबको हर जगह मिलनी चाहिए। आप देखिए ये पहली बार नहीं है इंडिया में वैक्सीनेशन। 27 लाख लोगों को दूसरा वैक्सीन दिल्ली वालों को कब लगेगा? हमने सालों साल पल्स पोलियो का काम किया। बताइए, एक दिन में 2 करोड़ बच्चों को हमने वैक्सीन लगाई है। इंडिया जो कर दीजिए ना दिल्ली वालों के लिए। हम तो चाहते हैं दिल्ली वालों के लिए फ्री होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, वैक्सीन भी दे दीजिए ना। किसने मना किया है? आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने कहा भैया आपकी स्थिति पता क्या हो चुकी है? आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, घरों के चिराग बुझा के ये लोग कह रहे हैं बिजली मुफ्त है। घरों के चिराग इन्होंने बुझा दिए। रोहित क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है रोहित, यहीं से बात शुरू करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद डॉक्टर वली भी मेरे साथ जुड़ गए।